अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो और लोन लेके घर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं आपको 5 मिथ्स बताने वाला हूं जो आपके माइंड में हमारे समाज ने, आपके फ्रेंड्स ने और आपके नियर एंड डियर वंस ने डाले हैं। शायद उसके वजह से आपका फाइनेंशियल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो सकता है और आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन डिस्टर्ब हो सकता है। सो पूरा वीडियो देखिए 15 मिनट्स के लिए, जिसमें मैं 5 मिथ्स बताने वाला हूँ होम बाइंग के। सो सबसे पहला है होम इज एन असेट। सो आपने सुना होगा कि ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, अर्ली लाइफ में घर ले लेना चाहिए, भले वो लोन लेके हो, ईएमआई भरना पड़े, लेकिन आपके नाम पे एक असेट हो जाता है। सो आपको सबसे पहले एक ध्यान में रखना पड़ेगा असेट एंड लायबिलिटी का डेफिनेशन। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो शायद आपने ये डेफिनेशन अलग सुना होगा, लेकिन मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ वो रिच डैड पुअर डैड नाम की एक बुक है, जो आपने बहुत फेमस बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की। उसमें ये असेट एंड लायबिलिटी का डेफिनेशन रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है, जो कि मुझे एप्ट लगता है। असेट मतलब ऐसी चीज जो खरीदने के वजह से आपके पॉकेट में हर महीना पैसा आता है, आपका इनकम बढ़ता है, उसे कहते हैं असेट। और लायबिलिटी मतलब ऐसी चीज जो खरीदने के वजह से आपके पॉकेट में से हर महीना पैसा निकल जाता है, उसे कहते हैं लायबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर आप होम लोन लेके घर खरीदी करते हो तो हर महीना आपका रेंट का तो पैसा बचेगा, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा जाएगा, मेंटेनेंस का पैसा जाएगा। सो आपके पॉकेट में से पैसा जा रहा है, सो ये एक लायबिलिटी होती है। अगर आप कार खरीदी करते हो और उसको पार्क करके रखते हो 5 दिन के लिए और सिर्फ वीकेंड में यूज करते हो, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल का खर्चा ये पॉकेट में से आपके जा रहा है और शायद आपको उससे कोई इनकम नहीं हो रहा है। सो ऐसी चीज जो आपका इनकम बढ़ाए उसे कहेंगे असेट। सो हमारा जो खुद का घर होता है जो हम ईएमआई पे लेते हैं, वो हमारा असेट नहीं हो सकता है, वो लायबिलिटी होती है, वो आपको ध्यान में रखता है। और एक आपने मिथ सुना होगा कि रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप, तो आज अगर मैं नहीं लूंगा तो 5 साल के बाद मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। सो ये बहुत बड़ा एक मिथ है। सो आपको समझना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने डेटा दिया हुआ है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का। सो इंडियन इक्विटीज में मतलब निफ्टी में लास्ट 20 साल में लेटेस्ट डेटा है टिल मार्च 2024 का, लास्ट 20 ईयर्स में 16.1% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं। मतलब 20 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो उसकी आज 19 लाख रुपीज वैल्यू हो जाती। यूएस इक्विटी में आप पैसे डालते तो 13.9% के रिटर्न जनरेट हुए हैं। सो 1 लाख डालते 20 साल पहले तो आज हो गए होते 13 लाख रुपीज। गोल्ड में डालते तो 12.8% के रिटर्न 1 लाख के हो जाते 11.2 लैक्स। प्रॉपर्टी में डालते इंडिया में तो 1 लाख के हो जाते 5 लाख रुपए। सिर्फ आप समझिए ये 8.4% के रिटर्न है सिर्फ लास्ट 20 ईयर्स में। लास्ट 15 ईयर्स में 6.4% के रिटर्न, लास्ट 10 ईयर्स में 4.5% के रिटर्न। मतलब 10 साल पहले जिन्होंने फ्लैट लिया है 1 करोड़ का, उसकी वैल्यू सिर्फ 2.5 करोड़ है, सॉरी 1.6 करोड़ है। सो दिखने में 60 लैक्स का गेन है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में मतलब परसेंटेज टर्म्स में सिर्फ 4.5% के रिटर्न्स हैं। और डेट मतलब एफडी, एफडी ने एवरेज लास्ट 10 साल में 7.2% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि रियल इस्टेट से ज्यादा है। तो सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा रखते 10 साल पहले, तो भी आज आपका ज्यादा पैसा जनरेट होता रियल इस्टेट में, जितना जनरेट होता उससे कहीं ज्यादा। सो एक बहुत बड़ा मिथ है ये, बिल्डर लॉबी या फिर जो एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, या जिनको नंबर्स नहीं समझ में आते, उन्होंने ये फैलाया हुआ मिथ है। रियल इस्टेट प्राइसेस कभी भी इक्विटी से ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हो सकते। दिखने में बहुत सही लगता है कि 50 लाख का फ्लैट अभी 1.5 करोड़ का हो गया 10 साल में, लेकिन एक्चुअल परसेंटेज परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न से 4.5-5% से ज्यादा नहीं होते, ये आपको समझना पड़ेगा। सो हमेशा आपकी सैलरी कितने परसेंट से बढ़ती है? अप्रोक्सीमेटली 8-9-10% से इंडिया में सैलरी बढ़ती है, लेकिन रियल इस्टेट प्राइसेस बढ़ते हैं 4-5% से एनुअल बेसिस पे। सो आपकी
अफोर्डेबिलिटी एज ईयर गोज बाय आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। ईएमआई इज बेटर देन रेंट। सो इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल कैलकुलेटर मेरे पास है। सो वो कैलकुलेटर में मैं आपको बताता हूँ कि रियल इस्टेट में मतलब आप जो फ्लैट देख रहे हो उसमें आपको रेंट पे रहना चाहिए कि बाय आउट करना चाहिए। तो ये एक्सेल फाइल है जिसमें ये ब्लू कलर के जो भी फील्ड है उसमें डेटा फीड कर सकते हो आप, डेटा एडिटेबल है। ग्रीन जो है सिर्फ एनालाइज कर सकते हो, इसमें एडिट नहीं कर सकते हो। और जो येलो कलर का है जहां पे हमें एनालाइज करना है। सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, 30% टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो, प्रॉपर्टी की प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए। यस, 1.5 करोड़ रुपए। सेल्फ कंट्रीब्यूशन समझ लीजिए आप 20% डालने वाले हो, तो नीचे देख सकते हो 30 लैक्स आप डाउन पेमेंट करोगे जो कि आपके पास रहेंगे। और 1 लाख रुपीज का ईएमआई आएगा। टेन्यूर है 20%, इंटरेस्ट रेट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज 9% पकड़ा है। प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन लास्ट स्लाइड में मैंने बताया आपको 5% से होता है अप्रोक्सीमेटली। वहां पे आप डेटा चेंज कर सकते हो। मंथली मेंटेनेंस समझ लीजिए जो आप फ्लैट देख रहे हो उसका 5,000 रुपीज है। करंट रेंट, अगर रेंट पे जाते हो ये फ्लैट पे तो 40,000 का रेंट भरना पड़ेगा। एवरी ईयर 10% से रेंट इंक्रीज होगा। अगर ये पैसे अगर रेंट पे रहोगे तो जो 30 लाख आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे है वो आपने समझ लीजिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके ऊपर 11% का रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में मिलेगा, ऐसा अजम्पशन है। आप लिख सकते हो 10%, 12% जो भी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न है। सो रेंट पे रहते तो इफेक्टिव मंथली रेंटल हो जाता 28,000। हालांकि 40,000 रेंट है लेकिन इसके ऊपर एटीसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। सो इफेक्टिव रेंट 28,000 होगा। सो यहाँ पे नेट सेविंग्स होगी 20 साल में। ये जो 30 लैक्स आप बचाओगे प्लस आपका जो ईएमआई 1,04,000 है, लेकिन वो आप नहीं भरोगे क्योंकि रेंट पे रह रहे हो। सो 60,000 की एसआईपी करोगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका रेंट 44,000 होगा, उसका बढ़ते जाएगा। सो ऐसा अगर जो बची हुई अमाउंट है उसका एसआईपी करोगे और जो लमसम अमाउंट है, सो टोटल नेट वर्थ आपकी होगी जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट बाइंग अ हाउस इज 3,77 लाख रुपीज। अगर आप यही घर ले लेते, खरीद लेते, भले 9% का इंटरेस्ट है लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपके लिए 6% रहेगा क्योंकि इसके ऊपर टैक्सेशन का बेनिफिट है। ईएमआई आपका भले 1,04,000 है लेकिन इफेक्टिव ईएमआई 85,000 रहेगा, इसके ऊपर भी टैक्सेशन का बेनिफिट होता है। सो ऐसे सब पकड़ के 20 साल में आपकी नेटवर्थ बनेगी घर का प्राइस पकड़ के 1,72 लाख रुपीज। सो इसमें आपका मेंटेनेंस का खर्चा निकाल दिया है, इंटीरियर का खर्चा निकाल दिया है। सो 1,72 लाख की आपकी नेटवर्थ होगी आफ्टर 20 ईयर्स। सो ये इक्वेशन में क्लियर कट दिख रहा है कि अगर ये वैसा है 40,000 का ये रेंट है और 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मुझे इस पे रेंट पे रहना चाहिए। सो ये बहुत ब्यूटीफुल कैलकुलेटर है, ये एनालाइज कर सकते हो इसमें कि एग्जैक्टली जो फ्लैट आप देख रहे हो उसमें आपको रेंट पे रहना चाहिए कि ईएमआई पे रहना चाहिए। सो मुद्दा यही है कि आज तक मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ बात की, उनके प्रोस्पेक्टिव जो फ्लैट्स थे उनका ये डेटा हमने निकाला तो हमेशा रेंट ही सही ये आता है, इसमें चॉइस आता है क्योंकि बहुत पैसा बचता है। सो आपने अगर किसी ने आपके नियर एंड डियर वंस ने बताया होगा कितने साल रेंट पे रहेगा, एटलीस्ट रेंट ओनर के पॉकेट में जाता है, ईएमआई भर के खुद के नाम का एक घर हो जाता है, प्रॉपर्टी हो जाता है, असेट हो जाता है। सो ये असेट होता है कि आपकी नेटवर्थ का डिक्लाइन होते जाती है, ये आपको मैंने आपको एक्सेल में बता दिया है। ये एक्सेल अगर आपको चाहिए और ऐसे बहुत सारे एक्सेल्स और डेटा आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एक कोर्स है, उसका नाम है हैप्पी रिच लाइफ लॉन्च पैड, जिसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स मैंने इंट्रोड्यूस किए फॉर मेकिंग योर लाइफ हैप्पी रिच। वो आप खरीद सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स का प्राइस है सिर्फ 499 रुपीज और 10 कोर्सेस है, शॉर्ट कोर्सेस, जिससे आपका माइंडसेट हैप्पी रिच बनेगा। सो आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो वो कोर्स बाय करना। सो नेक्स्ट मिथ है ओन होम गिव्स सिक्योरिटी, खुद का घर सिक्योरिटी देता है। अगर आपकी ये सोच है तो मैं आपको एक डेटा रखता हूँ। ये है इंडियन कोर्ट्स में 2017 का डेटा है। जो भी लिटिगेशन है पूरे इंडिया में उसमें से अप्रोक्सीमेटली 33
परसेंट जो गुना है या फिर जो केसेस है वो अबाउट रिकवरी ऑफ मनी के ऊपर है, मतलब किसी का पैसा डुबाया उसके ऊपर। सेकंड है लैंड और प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट 31% केसेस। फैमिली डिस्प्यूट्स 15%, इंश्योरेंस के वगैरह क्राइम, डिस्प्यूट्स विद गवर्नमेंट वगैरह। सो आप देख सकते हो लैंड एंड प्रॉपर्टी के जो केसेस है 31% केसेस है। सो मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, आपके आजू बाजू में देखिए, आपके फैमिली में देखिए, एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर जो झगड़े होते हैं वो क्यों होते हैं? प्रॉपर्टी के वजह से, रियल इस्टेट के वजह से होते हैं। शेयर्स और अगर फाइनेंशियल असेट्स है तो डिस्प्यूट नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्लियर कट बाइफर्गेशन हो सकता है एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी का। लेकिन रियल इस्टेट में हमेशा लिटिगेशंस होते हैं। सो आप जस्ट बताइए, जो आप रियल इस्टेट खरीदने वाले हो, अगर नेक्स्ट जनरेशन में उसके ऊपर झगड़े होने वाले हैं तो कौन सी सिक्योरिटी देने वाली है आपका खुद का घर? और मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं, अगर एक्सटर्नल चीजें खरीद के आपके लाइफ में सिक्योरिटी जैसा फीलिंग आता है, जैसे अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, हाई पेइंग जॉब, इससे अगर आपको सिक्योरिटी लगती है तो शायद आपका जीने का तरीका प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा मुझे लगता है। सो आप इसके ऊपर आपका थोड़ा स्टडी कीजिए। फिफ्थ और लास्ट मिथ, बाइंग अ हाउस सेव्स टैक्स। सो मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, सो मैं पूछता हूँ कि आपने घर क्यों लिया? आपने सोचा था कि आपका क्या कैसा प्लान होने वाला है, रिटायरमेंट के लिए कैसा पैसा जमा करने वाले हो? सो उनका एक आंसर मिलता है, मेरा सैलरी 30% टैक्स ब्रैकेट में गया तो बहुत टैक्स जा रहा था तो मैंने प्रॉपर्टी खरीद लिया। समझना पड़ेगा आपको, बाइंग अ हाउस सेव टैक्स, ये इस तरीके का है चीज। मतलब आप यहाँ पे बैठे हो और खुद का जो ट्री है वो खुद ही काट रहे हो और खुद ही गिरने वाले हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो जब भी आप टैक्स बचाते हो तो कितना टैक्स बचाते हो? 2 लाख रुपीज का डिडक्शन है, मतलब आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो 60,000 रुपीज का मैक्सिमम टैक्स बचा सकते हो प्रॉपर्टी लेके। लेकिन जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसमें डे वन में आपने 5% जीएसटी भर दिया। मुंबई में रहते हो, अगर मुंबई में फ्लैट लिया है तो 6% का स्टैम्प ड्यूटी आपने भर दिया और 30,000 रुपीज के रजिस्ट्रेशन आपने भर दिए। प्लस मेंटेनेंस आपका चालू हुआ, जो कि गवर्नमेंट का एसआईपी 20 साल का, मतलब जब तक प्रॉपर्टी है तब तक का चालू हो गया। सो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 11 लाख रुपए आपने डे वन पे भर दिए और आप 60,000 रुपीज हर साल का बचाने वाले हो। सो कैसे आपका टैक्स बचा? सो आपको समझना पड़ेगा, टैक्स नहीं बचता है, इनफैक्ट टैक्स बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि रियल इस्टेट ये ऐसा चीज है जहां जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। सो आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरा एक वेबिनार, फ्री वेबिनार होने वाला है कमिंग सैटरडे, मतलब 28 दिसंबर को। स्टॉप ब्लीडिंग वेल्थ, द 3 हिडन फाइनेंशियल ट्रैप्स मोस्ट फैमिली ओवरलुक। इसमें मैं बात करने वाला हूँ 3 फाइनेंशियल ट्रैप्स के बारे में। 5 माइंडसेट्स अगर आपको हैप्पी रिच लाइफ बनानी है, और 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू कम आउट ऑफ फाइनेंशियल ट्रैप्स। सो ये वेबिनार सैटरडे को होगा। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक और ज्वाइनिंग लिंक आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ग्रुप का नाम है हैप्पी रिच सीक्रेट्स, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।